हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ क्रेजी गुरु। फ्रेंड्स, आज हम जो टेस्ट सीरीज 3 ला रहे हैं। क्या टेस्ट सीरीज 3 ला रहे हैं? कल हमने टेस्ट सीरीज 2 लाया था और टेस्ट सीरीज 1 और 2 अपलोड कर दिया गया है, तो उसको आप लोग देखिए। और ये जो टेस्ट सीरीज का श्रृंखला है जो इस तरह आते रहेगा। ओके, देखिए आज हम जो टेस्ट सीरीज है DRDO सेप्टम 10 की तरफ से जो जॉब नोटिफिकेशन निकला है, स्टेनोग्राफर हो गया, क्लर्क हो गया, ड्राइवर हो गया और फायरमैन हो गया। ओके, तो उसके जो बेसिस पे किस तरह जो पैटर्न होता है एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उस पैटर्न पर क्वेश्चन को इसमें जो है मतलब मॉडिफाई किया गया है और उसी अनुसार क्वेश्चन को इसमें बताएंगे। तो क्या है कि जो जो DRDO जो सेप्टम 10 में जो क्वेश्चन का जो क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन होगा 75 क्वेश्चन होगा। कितना होगा? देखिए 75 क्वेश्चन होगा। पूरा कितना होगा? 75 क्वेश्चन होगा। उसमें से जो जीके का क्वेश्चन होगा वो 20 क्वेश्चन जीके का होगा। ओके, 20 क्वेश्चन जीके का होगा। तो उसी पैटर्न पे आज हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। ओके, और यदि मतलब जो क्वेश्चन का जो सोल्यूशन अच्छा लगे बताया हुआ, यदि सेशन जो अच्छा लगे तो क्या करना है? दोस्तों को बीच शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ओके, तो आज हम क्वेश्चन नंबर जो टेस्ट सीरीज 3 है उस पर क्वेश्चन नंबर 21 से लेके जो 20 क्वेश्चन बताएंगे। कब? 21 से लेके क्वेश्चन नंबर 40 तक आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 40 तक आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज का पहला क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जो गैस है अम्ल वर्षा मतलब एसिड रेन इंग्लिश में बोलते हैं का कारण बन सकती है? तो देखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो SO2 है, जो सल्फर डाइऑक्साइड है, वो जो अम्ल वर्षा के लिए कारण बनती है। सर इसका एग्जाम्पल और बताइए। तो देखिए SO2 हो गया, SO3 हो गया, ओके, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, ये सब जो है अम्ल वर्षा का कारण होती है। तो सर अम्ल वर्षा क्या होती है? देखिए अम्ल वर्षा जो होती है, देखिए अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है? देखिए अम्ल वर्षा का जो पीएच मान होता है वो लेस देन 5.6 होता है। ओके, लेस देन 5.6 होता है। और जो अम्ल वर्षा होती है जो जल के साथ नीचे पृथ्वी पर आती है। ओके, और अम्ल वर्षा का जो अम्ल वर्षा जो होती है जो जल का जो पीएच मान को कम कर देती है। ओके, तो देखिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं 21 का। ओके, देखिए यहाँ पे है ना, अम्ल वर्षा का कारण क्या है? देखिए SO2 है, SO2 है, ओके, सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 है और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन जो मोनोऑक्साइड NO है। ओके, जो कि वातावरणीय जो जल के साथ क्रिया करके क्या बनाती है? देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल बनाती है या सल्फ्यूरस अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करती है। जो SO2 है, SO3 है और NO है, जो कि वातावरणीय जो जल पाया जाता है, जो जल से अभिक्रिया करके क्या बनाती है? सल्फ्यूरिक अम्ल बनाती है, सल्फ्यूरस अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करती है। ओके, और देखिए पीछे बता दिए हैं, वर्षा जल के साथ ये जो अम्ल है पृथ्वी पर आ जाते हैं, इसे ही क्या कहा जाता है? इसे ही अम्ल वर्षा कहा जाता है। ओके, उसके बाद देखिए आपको बता दिए हैं। देखिए एग्जाम में आपको पूछ देगा जो पीएच जो होता है अम्ल वर्षा का पीएच कितना होता है? तो 5.6 से कम होता है, 5.6 से कम होता है अम्ल वर्षा का पीएच। ओके, तो क्या है कि ये सब थोड़ा याद कर लीजिएगा। और अम्लीय वर्षा जो है जो जल का पीएच मान को घटा देता है। ओके, और देखिए अम्लीय वर्षा के कारण मार्बल कैंसर होता है। ओके, जो मार्बल होता है वो काला मतलब दिखने लगता है। और देखिए पीएच जो होता है यदि 7 से कम होता है तो अम्लीय होता है, और 7 से ज़्यादा होता है तो क्षारीय होता है, और 7 होगा तो न्यूट्रल होगा। ओके, तो ये क्वेश्चन यहीं तक था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। और देखिए इसका जो PDF है वो टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप वो जो PDF है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में सबसे अधिक विशिष्ट जो ऊष्मा होती है, लेटेंट हीट, किस में सबसे ज़्यादा होती है? तो देखिए इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मतलब पानी में सबसे ज़्यादा विशिष्ट ऊष्मा पाया जाता है। ओके, तो इसके बारे में कुछ जान लेते हैं, देख लीजिए।
पानी में सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा होती है। ओके, और देखिए विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, तो देखिए ऊष्मा की वह मात्रा जो उस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान में एकांक ताप, मतलब यदि ताप में वृद्धि करेंगे, ओके, तो ताप वृद्धि उत्पन्न करती है, अथवा यदि पदार्थ के 1 ग्राम द्रव्यमान लेकर इसका ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहा जाता है। ओके, तो क्या है कि जो इसका एसआई मात्रक पूछे, तो इसका एसआई मात्रक क्या होगा, किलो कैलोरी पर केजी डिग्री सेल्सियस, इसका एसआई मात्रक होगा। और क्या है कि एग्जाम में आपका बीमीय सूत्र भी आ जाता है, तो बीमीय सूत्र क्या होता है लेटेंट हीट का, विशिष्ट ऊष्मा का, देखिए एल स्क्वायर टी हैज डी पावर -2 और थीटा इनवर्स। ओके, तो इसका बीमीय सूत्र होता है। तो यहाँ तक था। अब हम क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन जो कि WHO, ठीक है, की स्थापना कब हुई थी, तो इसका तो आंसर आप जानते होंगे। जो WHO की स्थापना जो हुई थी, कब हुई थी, देखिए इसका हुआ था 1948 में हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, देखिए इसका जो मुख्यालय है जिनेवा में है। कहाँ है, जिनेवा में। WHO का मुख्यालय कहाँ पे है, जिनेवा में है। तो इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए इसके बारे में जान लीजिए। देखिए विश्व स्वास्थ्य जो संगठन है उसकी स्थापना कब हुआ था, देखिए उसका स्थापना जो हुआ था 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को हुआ था, इसलिए 7 अप्रैल को WHO दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा में इसका मुख्यालय है। इसकी भूमिका विश्व के समस्त लोगों के स्वास्थ्य के उत्तम जो संभव जो दशा है उसको प्राप्त करना है। 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। तो क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, जो शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण किस उपकरण द्वारा किया जाता है, तो किस उपकरण के द्वारा किया जाता है, तो इसका ऑप्शन है क्या, इसका है देखिए 24 का ऑप्शन, इसका ऑप्शन बी होगा। हाँ, ऑप्शन बी होगा एंडोस्कोप। तो 24 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण किस उपकरण द्वारा किया जाता है, तो एंडोस्कोप के द्वारा किया जाता है। तो 24 के बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए 24 के बारे में बताते हैं आपको। देखिए शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है, एंडोस्कोप के द्वारा किया जाता है। ओके, माइक्रोस्कोप के बारे में आप जान लीजिए। माइक्रोस्कोप क्या होता है, तो देखिए माइक्रोस्कोप जो होता है जो छोटी वस्तुओं को आवर्धित करके बड़ा कर देता है, जिसे हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, तो माइक्रोस्कोप के जो सहायता से हम उस वस्तु को देख सकते हैं। ओके, और ईसीजी जो कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी होता है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो हृदय गति की जांच करने में किया जाता है। हृदय गति की जांच करने में ईसीजी का उपयोग किया जाता है। इंडोस्कोप का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो देखिए इंडोस्कोप जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये क्वेश्चन यदि आपसे पूछ दे, फिजिक्स का क्वेश्चन, साइंस का जो क्वेश्चन होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कोई भी एग्जाम हो आपको साइंस का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। साइंस हो गया और बायोलॉजी हो गया और केमिस्ट्री हो गया, तो जो फिजिक्स का क्वेश्चन है ज़्यादा पूछा जाता है। तो इंडोस्कोप क्या है, इंडोस्कोप जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ओके, और देखिए स्टेरियोस्कोप क्या है, जो आंख से संबंधित यंत्र है। स्टेरियोस्कोप आंख से संबंधित यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 25 हो। देखिए 25 चर्चित किताब जो है हेमलेट, हेमलेट किसके द्वारा लिखी गई थे, तो देखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विलियम शेक्सपियर। देखिए विलियम शेक्सपियर कौन थे, विलियम शेक्सपियर जो थे इंग्लिश जो लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज के जो अंग्रेजी भाषा के महान नाटककार थे। तो जो हेमलेट का जो किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, तो वो है विलियम शेक्सपियर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। ओके, उसके बाद कुछ और देख लीजिए। देखिए
विलियम शेक्सपियर का और कोई और किताब देखिए, रोमियो एंड जूलियट। देखिए रोमियो एंड जूलियट किसके द्वारा लिखा गया है, तो विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद द मर्चेंट ऑफ वेनिस किसके द्वारा लिखा गया है, तो विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। तो ये हो गया क्वेश्चन। विलियम शेक्सपियर से जितना भी नाटक हो वो आप देख लीजिएगा, क्योंकि विलियम शेक्सपियर से क्वेश्चन जो है एग्जाम में आते रहते हैं। देखिए 26 का क्वेश्चन, देखिए 26 का क्वेश्चन है उबेर कप। उबेर कप किससे, मतलब उबेर कप का संबंध किससे है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो विश्व जो बैडमिंटन से संबंधित है उबेर कप, और किसके लिए है, तो देखिए ए है महिला के लिए। ये जो क्वेश्चन है आपका एसएससी हो गया या कोई भी एग्जाम हो, डीआरडीओ हो, कोई भी एग्जाम हो, या स्टेट लेवल का कोई एग्जाम हो, तो उसी में क्वेश्चन आपको आ जाता है जो उबेर कप का संबंध मतलब किससे है, पुरुष से, महिला से, किससे है, तो क्या है, उबेर कप का संबंध किससे है, महिला से है। विश्व मतलब बैडमिंटन से संबंध उबेर कप का, और महिला का खेल है। ओके, देखिए उबेर कप के बारे में कुछ करेंट अफेयर देख लेते हैं। जब क्वेश्चन पूछ दिया है तो कुछ करेंट अफेयर भी देख लेते हैं। तो देखिए उबेर कप है, उबेर कप जो 2022, उबेर कप 2022 कहाँ हुआ है, तो वो हुआ है जो बैंकॉक की राजधानी, जो थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक, बैंकॉक में उबेर कप खेला गया है। ओके, कहाँ पे, बैंकॉक में उबेर कप खेला गया है। और जो 2022 का विजेता जो महिला टीम है वो कौन सा है, तो महिला के द्वारा उबेर कप खेला जाता है, तो विजेता टीम है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया देख लीजिए, जो साउथ कोरिया है वो विजेता टीम है। और किसे हराया है, तो चाइना को हराया है। ओके, चीन को हराया है। तो उबेर कप का संबंध बैडमिंटन से है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। महिला का खेल है उबेर कप, जो खेल संबंधित है महिला से संबंधित है, महिला बैडमिंटन खेल है। और 2022 का आयोजन उबेर कप का जो थाईलैंड की राजधानी जो बैंकॉक में वहाँ हुआ है। और विजेता टीम है आपका जो दक्षिण कोरिया मतलब साउथ कोरिया है। और किसको हराया है, जो रनर अप रहा है, जो टीम हारा है, उप विजेता जो रहा है वो चाइना रहा है। उसके बाद एक क्वेश्चन और पूछ देगा, उबेर कप महिला से है तो थॉमस कप पूछ देगा। कौन, देख लीजिए, थॉमस कप। थॉमस कप किससे संबंधित है, तो थॉमस कप जो है विश्व बैडमिंटन मतलब पुरुष बैडमिंटन से संबंधित है। ओके, थॉमस कप पुरुष बैडमिंटन से संबंधित है। तो अब की बार पूछेगा जो थॉमस कप है 2022 कौन सी टीम जीती है, तो देखिए बड़े गर्व की बात है, भारत जीता है। तो वो जो है 2000 जो मतलब करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो आपको डीआरडीओ का एग्जाम में क्वेश्चन ए आने की बहुत ही संभावना है। तो आप थोड़ा कुछ जान लेते इसके बारे में। जो थॉमस कप पुरुष है, तो भारत ने किसको हराया है, भारत जो है इंडोनेशिया को हराया है। क्योंकि देखिए इंडोनेशिया है जो 14 बार, कितने बार देख लीजिए, 14 बार उबेर कप को जो थॉमस कप है उसको जीत चुका है, 14 बार। ओके, 14 बार जो है उबेर मतलब थॉमस कप को जीत चुका है। तो भारत ने किसको हराया है, भारत ने इंडोनेशिया को हराया थॉमस कप में। और जो महिला जो उबेर कप है उसमें साउथ कोरिया जीता है, और किसको हराया, चाइना को हराया है। तो चलिए इतना क्वेश्चन होगा 26 का जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। ओके, और वीडियो दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह जो श्रृंखला है उस तरह श्रृंखला जो टेस्ट सीरीज 4, 5, 6 इस तरह आते रहेगा। चलिए 27 का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 27 का क्वेश्चन है जो कौटिल्य, कौटिल्य जो इसको चाणक्य भी बोला जाता है, किसके दरबार में रहता था, देखिए कौटिल्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। तो कौटिल्य का जो संबंध है निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय से था, तो देखिए कौटिल्य का जो संबंध है तक्षशिला विश्वविद्यालय से था। किससे, तक्षशिला विश्वविद्यालय से था। मतलब ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। ठीक, ओके, तो इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। 27 का थोड़ा देख लेते हैं। देखिए कौटिल्य का संबंध तक्षशिला विश्वविद्यालय से था। देखिए कौटिल्य के बारे में जानते हैं तो वो आपको बता दिए, जो कौटिल्य जो है अर्थशास्त्र का भी रचना है कौटिल्य के द्वारा किया गया था, मतलब चाणक्य बोला जाता है। तो उसमें क्या बताया गया था, देखिए उसमें जो बताया गया था जो राजनीतिक सामाजिक मतलब वो जीवन जो मौर्य काल में थी किस तरह मतलब शासन चंद्रगुप्त मौर्य चलाते थे उसके बारे में बताया गया है। ओके, तो कौटिल्य की सहायता से ही जो नंद वंश के राजा थे, कौन, घनानंद, तो घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। और
मौर्य वंश का स्थापना किया था। ओके, तो चलिए वो है जो प्राचीन भारत के इतिहास में देखेंगे। और दोस्तों क्या है कि जो मतलब अभी इस चैनल पे मध्यकालीन भारत का जो हिस्ट्री है बहुत अच्छा तरह से पढ़ाया जा रहा है। एक बार आप देखिए तो उसमें क्या है कि जो मतलब आपको थोड़ा सा डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके, तो देखिए कौटिल्य जो है तक्षशिला में स्टूडेंट भी रहा है और उसके बाद टीचर भी रहा है। ओके, तो देखिए जैसे में आप लोग भी कोई कॉलेज में यदि आप पढ़ रहे हैं तो कभी फैकल्टी भी बन सकते हैं। तो ये है क्या है कि जो छात्र भी थे और टीचर भी बाद में बने हैं। देख लीजिए तक्षशिला विश्वविद्यालय के बारे में जानिए। तक्षशिला जो विश्वविद्यालय है 7वीं सदी में बना है। कब? 7वीं सदी में बना है और तक्ष नामक जो शासक था उसके द्वारा बनाया गया है। ओके, और देखिए नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में जो कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में कुमार गुप्त के द्वारा किया गया था। देखिए एग्जाम में बहुत अच्छा ज़्यादा पूछ देता है जो विश्व का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन है। तो देखिए विश्व का यदि सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय पूछे तो लोग क्या है मतलब तक्षशिला है। ओके, तो याद रखिएगा आप, जो विश्व का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय यदि पूछे तो कौन है? तक्षशिला है। ओके, इसी विश्वविद्यालय में जीवक ने भी जो शिक्षा ग्रहण किया था। किससे? तक्षशिला से। देखिए नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो देखिए आज का वीडियो में ही हमने नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में तो कुछ बताया था, किस तरह बख्तियार खिलजी जो है जो कुतुबुद्दीन जो मोहम्मद गोरी का जो गुलाम था, बख्तियार खिलजी और कुतुबुद्दीन ऐबक। तो बख्तियार खिलजी जो था बनारस होते हुए किस तरह बिहार में जाके वो जो नालंदा विश्वविद्यालय विक्रमशिला विश्वविद्यालय को तहस नहस कर दिया। वहाँ जो पुस्तकालय है उसमें आग लगा दिया। उसके बाद फिर वहाँ जो सेन वंश के राजा था लक्ष्मण सेन के साथ युद्ध लड़ा। तो वो सब बारे में हम जो आज का जो मध्यकालीन भारत में पढ़ाए हैं उसमें एक बार देख लीजिएगा तो उससे आपको विशेष जानकारी मिल जाएगी। तो यहाँ तक था 27 का जो ऑप्शन है ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए ऑप्शन डी 27 का ऑप्शन डी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। देखिए 28 है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्युदंड दिया था? तो देखिए किसको दिया था? गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव थे जो सिख के 5वें गुरु थे। कौन सा? 5वें नंबर के गुरु थे। ओके, तो इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। और आदि ग्रंथ का रचना भी गुरु अर्जुन देव ने ही किया था। कौन सा ग्रंथ? देख लीजिए आदि ग्रंथ। ओके, तो इनके बारे में कुछ देख लेते हैं। 28 का ऑप्शन डी हो जाएगा। तो देखिए देख लीजिए जहांगीर जो सिख गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने मृत्युदंड दिया था। कब दिया था? देखिए 1606 ईस्वी में। कब? 1606 ईस्वी में जहांगीर ने जो अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया था। और सिख धर्म का स्थापना किसने किया था? गुरु नानक ने। गुरु नानक ने पहले सिख गुरु कौन थे? गुरु नानक। और 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। ओके, देख लीजिए गुरु अर्जुन देव ने 1599 ईस्वी में आदि ग्रंथ की रचना की थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछ देगा जो आदि ग्रंथ की रचना किसने किया था? तो गुरु अर्जुन देव ने किया था। गुरु अर्जुन देव ने किया था। कब किया था? 1599 ईस्वी में आदि ग्रंथ की रचना किया था। जहांगीर के जो विद्रोही पुत्र थे जो पुत्र था कौन था? खुसरो था। खुसरो है वो जो विद्रोह कर देता है। उसके बाद वो वहाँ से भाग जाता है और कहाँ पे? गुरु अर्जुन जो है उनको शरण दिया था। वही कारण है कि जहांगीर गुस्सा हो गया और अर्जुन देव को मृत्युदंड दे दिया। 1606 ईस्वी में फांसी दे दिया। उसके बाद देखिए उसके बाद गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने फांसी दे दिया। वो क्वेश्चन भी आता है। उसके बाद इसको बाद आपको पूछेगा मतलब जो औरंगजेब था किस सिख गुरु को फांसी दे दिया था? तो देखिए गुरु तेग बहादुर को। कौन? गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने। देखिए गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने 1675 ईस्वी में फांसी दिया था क्योंकि औरंगजेब का जो पुत्र था अकबर था वो विद्रोह कर दिया था। उसके बाद वो जो 9वें गुरु थे तेग बहादुर वो जो अकबर को मतलब आशीर्वाद दिए थे। तो वही कारण है कि औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को फांसी दे दिया था। तो गुरु अर्जुन देव को जहांगीर द्वारा दे दिया गया था और गुरु तेग बहादुर को
मतलब औरंगजेब के द्वारा दिया गया था। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। 28 का क्वेश्चन नंबर ऑप्शन डी हो जाएगा। 28 का जो है ऑप्शन देख लीजिए डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में से थे, तो कौन थे? देख लीजिए, भगत सिंह। कौन थे? भगत सिंह। जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट HSRA, देख लीजिए HSRA फुल फॉर्म होता है HSRA, मतलब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। उस ठीक है, तो भगत सिंह, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए इनके बारे में कुछ जान लेते हैं, तो इनके बारे में देख लीजिए, देख लीजिए हिंदुस्तान जो HSRA का स्थापना कब हुआ था? देखिए HSRA का स्थापना 1928 में हुआ था, 1928 में हुआ था। और उससे पहले 1924 में HRA मतलब हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का स्थापना हुआ था, HRA का स्थापना हुआ था। लेकिन उसके बाद 1928 में इसका नाम HSRA मतलब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया था। तो 1928 ईस्वी में किया गया था। और देखिए जो HRA था, जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जो था 1924 में कानपुर में स्थापना किया गया था। और उन्हीं मतलब उसी दल के जो नेता थे 9 अगस्त 1925 ईस्वी को काकोरी कांड को अंजाम दिया गया था। किसके द्वारा? जो HRA के नेता थे वही रोशन सिंह थे। और कौन कौन थे? तो उनके द्वारा जो ट्रेन को लूट लिया गया था। कब? 9 अगस्त 1925 ईस्वी को। देख लीजिए भगत सिंह ने 1926 ईस्वी में लाहौर में नौजवान सभा की स्थापना किया था। तो नौजवान सभा की स्थापना किसने किया? तो भगत सिंह ने किया। कब किया? 1926 ईस्वी में किया। ओके, उसके बाद देख लीजिए 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधायिका मंडल में भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त के साथ बम फेंका था। उसमें कोई भी मानव को मतलब क्षति नहीं हुआ था। उसमें ये था उनका जो मतलब जो बहरे कान है उनको उसको सुनाना था। ओके, तो एक क्वेश्चन आपसे पूछ देगा, जो भगत सिंह का फांसी कब दिया गया था? तो देखिए भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 को दिया गया था। और किन को दिया गया था? देखिए भगत सिंह को दिया गया था, राजगुरु को दिया गया था और सुखदेव को दिया गया था। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को कब दिया गया था? तो 22 मार्च 1931 ईस्वी को दिया गया था। ओके, तो 29 का ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? 29 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 29 का ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, भारत का देशांतरीय विस्तार है। भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है? देखिए ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, तो इसको देख लीजिए। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 68 डिग्री 70 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ओके, भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो इसका ऑप्शन आप देख लीजिए, इसको मतलब कुछ एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। देखिए तो 30 का ऑप्शन जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। देख लीजिए 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट भारत का देशांतरीय विस्तार है। जो 68 डिग्री ईस्ट है वो गुजरात में है, और 97 डिग्री जो और 25 मिनट ईस्ट जो है अरुणाचल प्रदेश में है। ओके, तो उसके बाद देख लीजिए इसका कुल देशांतरीय विस्तार 30 डिग्री के बराबर है, जिसके कारण पूर्व और पश्चिम भाग में 2 घंटे के समय का अंतर पाया जाता है। कितने घंटे का? 2 घंटे का समय का अंतराल पाया जाता है, क्योंकि 30 डिग्री के बराबर होता है जो कुल देशांतरीय विस्तार है, जो 30 डिग्री के बराबर होता है, जिसके कारण जो देख लीजिए ये नॉर्थ है, ये साउथ है, और ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। क्या रीजनिंग पढ़ते होंगे तो ये तो आप ड्रॉ करते होंगे जैसा। तो ईस्ट वेस्ट में अरुणाचल प्रदेश, इधर गुजरात। तो क्या है कि यहाँ पे जो पूर्व और पश्चिम भाग में 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन 30 का बताया है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 31 पे आते हैं। देख लीजिए 31 का क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा जो है कर प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो कौन सा कर नहीं है? देख लीजिए ऑप्शन है बिक्री कर, संपदा शुल्क, उपहार कर और संपत्ति कर। तो देख लीजिए 31 का जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। जो बिक्री कर है जो कि प्रत्यक्ष कर नहीं है, वो अप्रत्यक्ष कर है। बिक्री कर क्या है? अप्रत्यक्ष कर है।
तो ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। तो इसके बारे में कुछ जान लेते हैं, देख लीजिए। बिक्री कर क्या है? बिक्री कर जो है वो देख लीजिए अप्रत्यक्ष कर है। यह राज्य सरकार का आय का मुख्य स्रोत है। जो बिक्री कर होता है जो राज्य सरकार का जो आय का है जो मुख्य स्रोत होता है, इससे आमदनी राज्य सरकार को ज़्यादा होता है। और उसके बारे में देख लीजिए। देखिए जीएसटी का स्थापना कब किया गया था? तो देखिए जीएसटी का जो स्थापना किया गया था 1 जुलाई 2017 को किया गया था। और कोई भी एग्जाम हो उसमें आपको एक क्वेश्चन पूछ देगा, जीएसटी का अध्यक्ष कौन होता है? तो देखिए जीएसटी का अध्यक्ष होता है जो भारत का जो वित्त मंत्री होता है, वही जीएसटी का अध्यक्ष होता है। अभी कौन सा है? निर्मला सीतारमण है, तो अभी अध्यक्ष निर्मला सीतारमण है। तो कोई एग्जाम में आपसे पूछ देगा, जो जीएसटी का स्थापना पूछ देगा 1 जुलाई 2017 को, और कौन सा अध्यक्ष होता है? तो वित्त मंत्री होता है। ओके, ठीक है। और जीएसटी देखिए जिस तरह मतलब जो जैसे में मौलिक कर्तव्य है, तो मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया था? रसिया से लिया गया था। तो उसी तरह जीएसटी है, कहाँ से लिया गया था? तो फ्रांस से लिया गया है। ओके, उसके बाद देखिए संपदा शुल्क हो गया, उसके बाद उपहार कर हो गया, उसके बाद संपत्ति कर हो गया जो कि केंद्र सरकार का प्रत्यक्ष कर है। तो बिक्री कर किसका है? राज्य सरकार का जो अप्रत्यक्ष कर है। बिक्री कर राज्य सरकार का अप्रत्यक्ष कर है, और जो संपदा शुल्क हो गया, उपहार कर हो गया और संपत्ति कर हो गया जो कि किसका है? केंद्र सरकार का प्रत्यक्ष कर है। तो इतना जानकारी इसमें विशेष है। उसके बाद देखिए 32 के क्वेश्चन आते हैं। 32 में क्वेश्चन पूछा है जो प्राथमिक क्षेत्र का तात्पर्य है। तो प्राथमिक क्षेत्र का जो तात्पर्य है किससे है? तो देखिए प्राथमिक क्षेत्र कृषि से तात्पर्य है। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा सी। तो सर बताइए प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आता है? देखिए कृषि आता है, मत्स्य पालन हो गया, पशुपालन हो गया, खान हो गया, मतलब वह कोयला निकालना, शीशा निकालना, तो खान, या क्या वन हो गया, क्या वन, वन हो गया, खान हो गया, मत्स्य पालन हो गया। ओके, ये सब जो है प्राथमिक क्षेत्र का जो है प्राथमिक क्षेत्र में आता है। तो चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं, देख लीजिए। प्राथमिक क्षेत्र में आपको बता दिए क्या क्या आता है, देख लीजिए। कृषि आता है, मत्स्य पालन आता है, पशुपालन आता है, खान आता है, वन आता है, क्या है? प्राथमिक क्षेत्र में है। और द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में क्या आता है? उद्योग आता है और सेवा क्षेत्र आता है। द्वितीयक में उद्योग निर्माण विनिर्माण आता है, और तृतीयक क्षेत्र में सेवा क्षेत्र आता है। ओके, और देखिए एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मतलब ये जानकारी याद रखिए आप। जो तृतीयक क्षेत्र होता है, तृतीयक क्षेत्र में जो क्या होता है? सेवा क्षेत्र होता है। उसमें जो भारत के जीडीपी के आधा से जो ज़्यादा अधिक आय जो प्राप्त होता है तृतीयक क्षेत्र से पाया जाता है। किससे? तृतीयक क्षेत्र से पाया जाता है। ओके, तो ऑप्शन जो है 32 का ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, उसके बाद एक वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या है कि चीज़ आपको देखिए नोबेल पुरस्कार के बारे में आपको कुछ बता देते हैं, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 33 में है, रसायन विज्ञान जो केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए नोबेल पुरस्कार पूछा है तो इसके बारे में कुछ जान लीजिए। तो नोबेल पुरस्कार का शुरुआत कब किया गया था? तो नोबेल पुरस्कार जो शुरुआत किया गया था 1901 ईस्वी में किया गया था। कब? 1901 ईस्वी में किया गया था। और सबसे पहला जो प्रथम व्यक्ति थे जो नोबेल पुरस्कार जिनको मिला था वो कौन थे? विलियम कोनराड रोंटजेन। विलियम कोनराड रोंटजेन, वो आप कॉपी में जो है नोट कर लीजिएगा। जो नोबेल का जो पुरस्कार मिला था, पहला पुरस्कार 1901 ईस्वी में विलियम कोनराड रोंटजेन को मिला था। उसके बाद और देखिए नोबेल पुरस्कार के बारे में। तो नोबेल पुरस्कार किस किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो देखिए शांति के क्षेत्र में मिलता है, चिकित्सा के क्षेत्र में मिलता है, उसके बाद फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया और इकोनॉमिक्स, 5 क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। कितने क्षेत्र में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार? तो देखिए 5 क्षेत्र में दिया जाता है। शांति हो गया, चिकित्सा हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में दिया जाता है। ओके, तो इसमें पूछा है जो केमिस्ट्री के क्षेत्र में 2022 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो देखिए नोबेल पुरस्कार मिला है किसको? कैरोलिन बटोजी जो कि अमेरिका के हैं। बैरी शार्पलेस कहाँ के हैं? ऑस्ट्रिया के हैं। के मार्टन मेल्डल डेनमार्क के हैं। मतलब उपयुक्त सभी 3 आदमी को जो 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला है। को डीआरडीओ के एग्जाम में आप नोबेल पुरस्कार याद करके ही जाइएगा। जो उसके बाद आपको ये भी पूछ देगा, मतलब जो आपको नाम दे देगा, क्वेश्चन पूछ देगा इसमें से किन का संबंध जो है, जो नोबेल का शांति पुरस्कार इनमें से
किन्हें नहीं मिला है, तो 3 ऑप्शन देगा, चौथा ऑप्शन नहीं देगा। तो आपको याद कर लेना है किनको मिला है। कैरोलिन बटोरजी को मिला है, बैरी शार्पलेस को मिला है, के मॉर्टन मेल्डल को मिला है। ओके, और कौन कौन से देश के हैं जो आप याद कर लीजिएगा। तो आपको 5 क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार आपको कोई भी एग्जाम दीजिए आपको देख के ही जाना है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के पहले CNG टर्मिनल की आधारशिला कहाँ रखी है। देखिए, इसका जो है करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसको आप लोग करंट अफेयर जितना पढ़िएगा उतना लाभदायक होगा। करंट अफेयर मतलब की बार मतलब अभी कोई भी एग्जाम दीजिए उसमें करंट अफेयर कम से कम 30% क्वेश्चन करंट अफेयर का आता ही है। तो इसलिए करंट अफेयर आप रेगुलर मतलब रिवाइज करते रहिए। देख लीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के पहले CNG टर्मिनल की आधारशिला कहाँ रखी है, तो भावनगर गुजरात, मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भावनगर गुजरात में हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। JC डेनियल अवार्ड 2022 जो है से किसे सम्मानित किया गया है। तो देखिए, किसे सम्मानित किया गया है, KP कुमारन को सम्मानित किया गया है। ओके, तो इसका ऑप्शन जो 2021 का था JC डेनियल अवार्ड, जो कि 2022 में दिया गया है, किसे दिया गया है, KP कुमारन को दिया गया है। तो थोड़ा KP कुमारन के बारे में भी जान लीजिए। KP कुमारन कौन थे, तो देखिए ये थे मलयालम फिल्म निर्माता। क्या थे, देख लीजिए, मलयालम फिल्म निर्माता थे। तो क्या है, KP कुमारन कौन थे, मलयालम फिल्म निर्माता थे, जिन्हें JC डेनियल अवार्ड 2021 दिया गया है, जो कि 2022 में दिया गया है। ओके, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 का देख लेते हैं। अंग्रेजों ने भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली पहली बार निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ की थी। तो देखिए, ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा 1892। तो इसके बारे में कुछ जान लीजिए, इसका जो इतिहास है इसके बारे में कुछ जान लीजिए, इसका इतिहास जान लीजिए। देखिए यहाँ है 36 का, देख लीजिए। अंग्रेजों ने भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली पहली बार कब, 1892 अधिनियम द्वारा प्रारंभ की थी। इस एक्ट के द्वारा पहली बार स्थानीय निकाय द्वारा विधायकों को चुनने का अधिकार मिला था। तो कब, 1892 में हुआ था। तो 36 का आंसर आपको हम बता दिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देख लीजिए 37 है। 37 देख लीजिए। देखिए, स्वतंत्रता से पूर्व रियासतों में कौन सी रियासत सबसे बड़ी थी। तो सबसे बड़ी रियासत कौन थी, देख लीजिए, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद। तो इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। और देखिए, भारत के जो एकीकरण है उनमें सबसे बड़ा योगदान किनका था, जो भारत का बिस्मार्क बोले जाते हैं, लौह पुरुष बोले जाते हैं, कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ओके, तो उनका संबंध कहाँ से था, गुजरात से था। ओके, तो 37 का ऑप्शन ये हो जाएगा। 37 के बारे में कुछ देख लेते हैं, देख लीजिए। स्वतंत्रता से पूर्व रियासतों में सबसे बड़ा रियासत कौन था, हैदराबाद था। ओके, देखिए स्वतंत्रता के समय देशी रियासत कितना था, देखिए देशी रियासत है 563 देशी रियासत थे। ओके, और जो हैदराबाद का आबादी था वो कितना था, देखिए 1.5 करोड़ आबादी था हैदराबाद को। ओके, तो सबसे बड़ी रियासत कौन थी, 1.5 करोड़। पुलिस बल के द्वारा ही हैदराबाद को मिलाया गया था। ओके, तो ये क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, हैदराबाद हो जाएगा। और स्वतंत्रता से पूर्व कितनी देशी रियासत थी, आपको बता दिए 563 है। और हैदराबाद की जो आबादी थी कितने थे, 1.5 करोड़ थे। और आपसे क्वेश्चन पूछ दे जो सबसे छोटी रियासत कौन थी, तो देखिए सबसे छोटी रियासत थी विलोवारी, जिसकी आबादी 24 थी। ओके, मात्र 24 थी। तो कौन थी, विलोवारी, सबसे छोटी रियासत। और अभी बता दिए हैदराबाद और जूनागढ़ में क्रमशः पुलिस कार्यवाही के और जनमत संग्रह के द्वारा ही भारत में मिलाया गया था। ओके, उसके बाद देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल देशी रियासत विलय में अमूल्य योगदान दिया, जिसमें उनके सहयोगी कौन थे, उनका सहयोगी VP मेनन भी थे। कौन, VP मेनन और सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई का जो देश का एकीकरण में बहुत बड़ा योगदान है, तो उसके बाद उनका जो सहयोगी था कौन थे, VP मेनन थे। और
उसके बाद आपको बता ही दिए, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष बोला जाता है, और भारत का बिस्मार्क भी, आपको यदि कोई भी एग्जाम में आपको पूछ दे भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है, तो किसको, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। चलिए 38 का क्वेश्चन आते हैं। 38 का बहुत मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन है। संविधान सभा के मतलब जो संविधान सभा का निर्माण हुआ था 1946 के अंतर्गत किस जो मिशन के तहत हुआ था, तो 38 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कैबिनेट मिशन के तहत। तो कैबिनेट मिशन 1946 में आए थे। तो कैबिनेट मिशन में 3 आदमी आए थे। ओके, कौन कौन आए थे इसके बारे में देख लीजिए, कौन कौन आए थे। देखिए, सर पैंथिक लॉरेंस आए थे, और सर स्टैफर्ड क्रिप्स आए थे, और AB अलेक्जेंडर आए थे। कौन कौन आए थे, देखिए, जो सर पैंथिक लॉरेंस थे वो आए थे, उसके बाद सर स्टैफर्ड क्रिप्स आए थे, और अलेक्जेंडर आए थे। क्या एग्जाम में आपसे पूछ देगा जो कैबिनेट मिशन से संबंधित कौन से व्यक्ति नहीं है, तो 3 का नाम आ जाएगा। ओके, और चौथा आदमी का नाम कोई कुछ दे देगा, तो उसको आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना आना चाहिए। तो देख लीजिए, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए, संविधान सभा के कैबिनेट मिशन जो प्लान है 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का क्या हुआ था, निर्माण हुआ था 1946 में। तो उनका सदस्य हम बता दिए थे। उसके बाद देखिए, 16 मई 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन ने जो प्रस्ताव जो लाया गया था उसको प्रस्तावित किया। तो उसमें क्या बोला गया था, कब आया था, 16 मई 1946 को। तो उसमें देखिए क्या क्या इसके अंतर्गत क्या क्या हुआ। अंतरिम सरकार की स्थापना हुई, अंतरिम सरकार की स्थापना हुई। उसके बाद पाकिस्तान के अलग देश की जो मांग था सैद्धांतिक और व्यवहारिक रूप से खारिज कर दिया गया था। उसमें बोला था गया था कि मतलब जो पाकिस्तान का जो देश अलग मांग कर रहे हैं उसको खारिज कर दिया गया था। ओके, उसके बाद संविधान सभा का गठन जो उसका मुख्य योजना थी, जो कैबिनेट मिशन लाया गया था वो क्यों लाया गया था, सबसे महत्वपूर्ण था जो संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के तहत ही किया गया था। ओके, उसके बाद देखिए, एक क्वेश्चन आपसे पूछ देगा जो मुस्लिम लीग के द्वारा जो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया था। तो मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो हुआ था 16 अगस्त 1946 ईस्वी को मनाया गया था। तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया था, 16 अगस्त 1946 ईस्वी को मनाया गया था। ओके, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संविधान सभा के 1946 के अंतर्गत कैबिनेट जो मिशन प्लान भारत में आया था, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। देखिए, उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच सीमा जो रेखा है उसे क्या कहा जाता है। तो 39 का ऑप्शन हो जाएगा सी, मतलब 38 डिग्री जो समानांतर रेखा है वो जो है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को क्या करता है, मतलब अलग करता है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इसके बारे में कुछ जान लेते हैं, क्योंकि 39 का जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है आपको क्वेश्चन आते रहता है। तो वो क्या है कि थोड़ा सा आप क्या है इसको पेन डाउन कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा क्वेश्चन अच्छा से। तो इस पे आते हैं। देखिए, रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान में खींचा गया है। ओके, रेड क्लिफ की जो रेखा है कलम से खींचा गया रेखा है, और भारत और पाकिस्तान के बीच में है। दुरंत रेखा जो 1893 में खींचा गया था भारत और अफगानिस्तान के बीच में खींचा गया था, लेकिन 1947 ईस्वी में भारत विभाजित हुआ, भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। उसके बाद जो है दुरंत रेखा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान में हो गया। ओके, पहले भारत और अफगानिस्तान में था, लेकिन विभाजन के बाद दुरंत रेखा जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान में है। उसके बाद देखिए, 49वीं जो समानांतर रेखा है USA और कनाडा को अलग करती है, और जो उत्तरी वियतनाम और दक्षिण वियतनाम को 17वीं जो समांतर रेखा है वो अलग करती है। किसको, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम को। और देखिए, भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा है, सॉरी रेड क्लिफ रेखा है भारत और पाकिस्तान में है, और जो कलम से खींचा गया जो रेखा था मैकमोहन रेखा है। तो मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन के बीच में खींचा गया था। ओके, उसके बाद देखिए, मैन जो रूस और फिनलैंड के बीच में जो रेखा खींची गई है जो अलग करती है वो रेखा है मेन रहीम रेखा, और जर्मनी और फ्रांस के बीच में है मैगीनाट रेखा, और जर्मनी और पोलैंड के बीच में है हिंडनबर्ग रेखा। तो इसमें से क्या है कि थोड़ा सा आप याद कर लीजिए, रेड क्लिफ रेखा याद कर लीजिए, दुरंत याद कर लीजिए, दुरंत रेखा 49वीं 38वीं, उसके बाद जो 17वीं समांतर रेखा भी आपसे पूछा जाता है, मैकमोहन याद कर लीजिए, और हिंडनबर्ग याद कर लीजिए। तो हिंडनबर्ग रेखा है जर्मनी और पोलैंड के बीच में खींचा गया रेखा है। ओके,
तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। देखिए, सेशेल्स द्वीप है कहाँ पे स्थित है? तो सेशेल्स द्वीप है जो कहाँ पे, हिंद महासागर में स्थित है। तो इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो देखिए, सेशेल्स द्वीप जो है हिंद महासागर में स्थित है। ओके, और सेशेल्स जो सेशेल्स है जो सेशेल्स देश है उसकी राजधानी क्या है? तो उसकी राजधानी है विक्टोरिया। ओके, विक्टोरिया राजधानी है। तो ओके, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। 40 का ऑप्शन बी हो जाएगा। तो दोस्तों, आज जो पेपर था, जो आज DRDO सेप्टम 10 की तरफ से जो DRDO ड्राइवर, फायरमैन, स्टेनोग्राफर, क्लर्क का जो क्वेश्चन आज हम डिस्कस किए हैं, तो 20 क्वेश्चन का सीरीज लाए थे। 75 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन आपको GK GS से पूछा जाएगा। तो उसी तर्ज पे ये क्वेश्चन को मतलब आपको बताया जा रहा है 20 क्वेश्चन का। तो 20 जो क्वेश्चन का श्रृंखला टेस्ट सीरीज 3 यहीं पे समाप्त होता है, और टेस्ट सीरीज का जो चौथा श्रृंखला आएगा फिर अगले आने वाले वीडियो पे इसी तरह आपको अपलोड किया जाएगा। और यदि आपको अच्छा लगे तो दोस्तों के बीच जो है इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, और इसका जो PDF है वो आपको टेलीग्राम जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, वहाँ से आप PDF डाउनलोड भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।